जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग भारत एवं विश्व के भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को देखते हैं डेली, जिसमें ये सारे जो प्रश्न होते हैं ये वन लाइनर के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकाल का पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो मैकाल के पठार से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। आगे नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा अमरकंटक। आगे है छोटा नागपुर का पठार किस मैदान का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संप्राय मैदान। आगे छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र के निवासी किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं? तो ये मत्स्य से संबंध नहीं रखते हैं। आगे पृथ्वी पर अक्षांशीय उष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय हवाएं, महासागरीय धाराएं। आगे किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। आगे है बोक्सा, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे है सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? इसका आंसर हो जाएगा कोयला तथा जिप्सम। आगे है जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण। आगे शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्म काल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय। आगे है भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा रानीगंज। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। आगे है चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोशियर। आगे देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? तो ये हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो ये हो जाएगा 11%। आगे बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बेचुआना लैंड बोत्सवाना का पुराना नाम है। आगे किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ये ताइवान का नाम है। आगे है एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इन तीनों कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। आगे कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो अधिकतम क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है। यहाँ पे इतना छोटा सा जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें 3 मरुस्थल है, इस कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आगे यूरोप किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को? तो फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। आगे का क्वेश्चन है निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये हो जाएगा लहासा। नेक्स्ट है किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। आगे ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पोलो। साओ पोलो को ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो केंट है, केंट को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। आगे दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा लाओस। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा मंगोलिया। आगे का क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किस स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो ये अक्षांश कहलाती है। आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आगे है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर 2 बराबर भागों में बांटती है? नेक्स्ट है अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा मालागासी।
आगे है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? ये हो जाएगा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। पृथ्वी को दो भागों में आगे है प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये हो जाएगा ग्रीनविच। नेक्स्ट है ग्रीनविच रेखा क्या है? तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। आगे की लाइन है पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ये 15 डिग्री घूम लेती है। आगे दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री। दो स्थानों के समानांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो ये हो जाएगा 4 मिनट। आगे है भूमिगत जल का स्रोत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा वर्षा का जल तथा हिमसहजात मैग्मा जल। आगे है कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंध कहा जाता है। आगे है दोस्तों मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो ये हो जाएगा मकर रेखा पर। आगे है कौन सी खनिज पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये सिलिका है। आगे है लूनी नदी किसमें गिरती है? तो लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में गिरती है। आगे नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। आगे है डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कोयला के लिए। आगे मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? तो मानसूनी प्रदेश है। आगे है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा केरल। आगे एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। आगे कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। आगे वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंगोरा। इसका प्राचीन नाम अंगोरा है। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड के पास स्थित है। भारत का पिट्सबर्ग शहर किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। आगे दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गोदावरी। आगे है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। आगे है पृथ्वी की भू परपटी में सबसे कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम। आगे भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सा है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी है। आगे है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा के प्रकार क्या है? तो ये काली मिट्टी है। आगे है कौन धात्विक खनिज है? तो ये हो जाएगा सोना। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? तो गंधक आणविक खनिज है ये। आगे है कौन सा एक खनन क्षेत्र 3 क्षेत्रों के खनिज से भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है? तो ये हो जाएगा किरकुक। नेक्स्ट है कौन लौह खनिज का अयस्क नहीं है? तो ये हो जाएगा लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा जापान। आगे का प्रश्न है मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। आगे देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। आगे भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा बीच की दूरी। आगे भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। आगे भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आगे है टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो ये उत्तरी अमेरिका से है। नेक्स्ट है पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा स्वच्छ आसमान। आगे है दोस्तों उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा पृथ्वी चक्रवात।
आगे है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। आगे है प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो ये गोलाकार होती है। नेक्स्ट है कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो टॉर्नेडो जो है ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। आगे का प्रश्न है डोल्डर क्या है? तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो ये हो जाएगा वामावर्त। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो ये हो जाएगा दक्षिणावर्त। नेक्स्ट है ट्विस्टर क्या है? तो ये स्थलीय अमेरिका का चक्रवात है। आगे है प्रति चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो ये प्रति चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। आगे प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। आगे हो जाएगा चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएगा जेम बर्कनीज। आगे है हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है हरिकेन क्या है? तो ये हो जाएगा यह एक चक्रवात है। आगे है चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दो भिन्न तापमान वाली राशियों से होती है। नेक्स्ट है दोस्तों चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के अनुकूल होती है। आगे चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वृहद हिमालय या हिमाद्री, दूसरा है लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, तीसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। आगे वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी में पाई जाती है? तो ये वृहद हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। आगे वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है जिसे सागर माथा कहा जाता है। आगे दोस्तों वृहद हिमालय की दूसरी चोटियों के नाम क्या है? तो कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। आगे है नंदा देवी किस राज्य में आती है? तो ये उत्तराखंड में आती है। आगे है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। आगे है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। नेक्स्ट है कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम और नेपाल पर स्थित है, नेपाल की सीमा पर। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा माउंट केटू। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे है माउंट केटू कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, जो कि पात अधिकृत कश्मीर है यानी पीओके का जो क्षेत्र है वहां ये स्थित है। आगे है लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणियों का विस्तार कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य हिमालय के दक्षिण में। अगला और अंतिम प्रश्न है हिमालय श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 3700 से 4500 मीटर तक। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।